Hi guys, welcome to Unacademy. My name is Shivangi Gautam, and in this particular class I will be discussing about a very important judgment of the Supreme Court, or rather a ruling of the Supreme Court, जहाँ पे उन्होंने adultery laws और adultery laws का क्या implication होगा आर्म फोर्सेस पे, कैसे अप्लाई किए जाएंगे, या अगर हम बात करें जो हमारा सशस्त्र बल है और जो हमारा व्यभिचार कानून है उसके बीच का जो इंटरलिंक है वो इस रूलिंग में आया था। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, आइए आज के क्लास में हम वो डिस्कस करते हैं। अगर हम सबसे प्रोमिनेंट पार्ट पे बात करें, कहाँ से ये स्टार्ट होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था कि कोई भी अगर हम बात कर रहे हैं कि जो आर्म फोर्सेस है वो एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट द ऑफिसर्स फॉर अडल्ट्रस एक्ट्स, भले वो जवान हो या कोई भी ऑफिसर हो हमारे आर्म फोर्सेस का, मीन्स ऑल द थ्री ऑफ देम, द नेवी, एयरफोर्स एंड द इंडियन आर्मी। अगर उन्होंने ये स्टेट करा कि जो अभी तक डिक्रिमिनलाइजेशन होता था अडल्ट्री का, दैट डज नॉट अप्लाई टू द आर्म फोर्सेस। अब ये जो कहानी है ना, ये शुरू हुई थी 2018 के जोसेफ शिनी जो जजमेंट था वहाँ से, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आईपीसी का, जो आईपीसी की धारा थी 497 या सेक्शन 497, उसको स्ट्राइक डाउन करा और ये बोला कि हम क्रिमिनलाइज कर रहे हैं अडल्ट्री को, और ये बोला कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, इट इज़ वायोलेटिंग, ये बोला कि वो असंवैधानिक है, माय बैड, क्योंकि वो विमेंस राइट्स को, जो वुमेन राइट टू इक्वालिटी है, समानता का जो अधिकार है जो हम औरतों को देते हैं, उसका उल्लंघन करता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वुमेन को एक सब्सिडरी स्टेटस मिलता है या एक इंफीरियर ट्रीटमेंट मिलता है एज कंपेयर टू देयर हस्बैंड्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब जो रिसेंट रूलिंग आई है और ये कैसे चेंज किया गया, जोसेफ शिनी जजमेंट में ये बोला क्या, दैट इट डज नॉट अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, जिनको ये बोला कि इनका जो व्यवहार है या जिस तरीके से जो इनका कंडक्ट है वो अनबिकमिंग नहीं होता, और इस एप्लीकेशन को उन्होंने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की जजमेंट को क्लैरिफाई करा और ये बोला कि वो सिर्फ आईपीसी 497 की और जो सेक्शन 198(2) है ऑफ सीआरपीसी, इनकी वैधता या जो वैलिडिटी है, वैधता को सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से अडल्ट्री के साथ डील करते हैं, और किसी भी कारणवश वश से ऑन एनी ओकेजन रादर देयर वुड बी नो इफेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्सेज एक्ट। इसके बावजूद जो हमारे डिफेंस पर्सनल के 3 विंग्स आते हैं, दैट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यहाँ पे एक स्पेशल या विशेष कानून के अंतर्गत नियम साधे जाते हैं। कौन से वो एक्ट्स हैं? वी हैव द आर्मी एक्ट, द नेवी एक्ट एंड द एयरफोर्स एक्ट। अब क्योंकि हम स्पेशल लॉज लगा रहे हैं, तो ये स्पेशल लॉज ना किसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे मौलिक अधिकारों पे या फंडामेंटल राइट्स पे, इन सारे के सारे आर्म फोर्सेस पर्सनल के, जिसकी वजह से ये जो सारे लोग हैं एक बहुत ही पेक्यूलियर सिचुएशंस में फंक्शन करते हैं। वो हम जानते हैं कि कितनी कठिनाई से ये लोग अपना इनकी पोस्टिंग्स कितने डिफिकल्ट होते हैं, एंड अलोंग विद दैट अटमोस्ट डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है टू लीड अ लाइफ ऑफ अ सोल्जर। ये जो 3 लॉज हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय आर्टिकल 33, जो गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो आर्म फोर्स पर्सनल के जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कूप या मिलिट्री कूप का कोई सिचुएशन हिंदुस्तान में आए। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रेजेंट रूलिंग का, तो अडल्ट्री को एज अ क्राइम तो अबॉलिश कर दिया गया है। इसकी वजह से इट माइट प्रिवेंट द मेंबर्स ऑफ आर्म सर्विसेज फ्रॉम बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ अडल्ट्रस एक्टिविटीज। तो कोई भी अगर हम बात करें व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में जो रखा जाता था, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे आर्म फोर्सेज के सदस्य हो सकते हैं जिनकी व्यभिचारी गतिविधियों को, या अगर वो कभी दोषी पाए गए अडल्ट्रस एक्ट्स के, उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो जवान्स और ऑफिसर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, होस्टाइल इन्वायरमेंट्स में उनकी पोस्टिंग्स होती है, तो वहाँ पे जो उनकी फैमिलीज अगर कहीं पे रह रही है ना, इट इज़ अपॉन द ड्यूटी ऑफ द अदर ऑफिसर्स कि वो बेस कैंप पे उन जवानों की, उन ऑफिसर्स की फैमिलीज की देखरेख करें जो कि होस्टाइल कंडीशन पे अक्रॉस द बॉर्डर या नियर द बॉर्डर एरियाज पोस्टेड हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे माइट एंगेज इन अ promiscuous behavior, they might engage in an adulterous activity, and as a result of that they are upholding discipline। तो अनुशासन बनाए रखने में सहायता करने के लिए इंश्योर किया जाता है कि ये सारी एक्टिविटीज में वो ना जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर हम कभी भी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ अडल्ट्री, व्हाट इज इट और व्हाट डज इट इम्प्लाई। Adultery, as we are talking about, would be a voluntary sexual intercourse between a married person and somebody else's present or present partner or a present spouse. It does not necessarily mean the person has to be married or to be a spouse. Okay, it could be a partner also.
इसी के तहत हमारे पास आईपीसी या इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 497 या धारा 497 बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। ये मैंडेट करती है कि अगर कहीं पे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है विद द वाइफ ऑफ अनदर मैन विदाउट द कंसेंट और द कॉनाइवेंस ऑफ दैट मैन, उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि इट इज अमाउंटिंग टू रेप, और हम ये बोलेंगे इट इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री और पनिश किया जाएगा। लॉ यहाँ पे ना वाइफ को पनिश नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या प्रिज्यूम करता है यहाँ पे, थोड़ा सा विमेन के फेवर में यहाँ पे लॉ आता है कि भाई इट्स ओनली अ मैन हु कैन सीड्यूस अ विमेन इनटू दिस पर्टिकुलर एक्ट, और जो हस्बैंड है ना ही हैज सफर्ड एम्पल बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ अ मिसक्रिएंट रिलेशनशिप जहाँ पे विच हैज बीन कैरिड आउट विदाउट हिज कंसेंट। एट द सेम टाइम we are not protecting the wife from the similar behavior committed by her husband. Case in point, if there are two couples A B and XY, A और X males हैं, B और Y females हैं. So let's say if A is committing adultery with the couple XY, अगर हम बात करें वो Y के साथ adultery commit करते हैं, तो यहाँ पे जो B का रोल रहेगा ना, the wife of A, उसके लिए रादर यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ना ही Y को किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इंडियन आर्म फोर्सेज में अगर हम कभी भी बात करें अडल्ट्री की, मिलिट्री पर्सनल पे प्रोविजंस लगते हैं आईपीसी के, इंक्लूडिंग द लॉज ऑन अडल्ट्री। इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीसी की धारणाएं लगेंगी। इंडियन मिलिट्री के अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इस आचार संहिता को, नियम को इनको लाइक फॉलो करना पड़ता है, और एंड दे आर ऑलवेज प्रोहिबिटेड फ्रॉम अडल्ट्री एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इमोरल बिहेवियर। स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं अडल्ट्री के फॉर द पीपल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जा सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, एंड इन सर्टन केसेस कोर्ट मार्शल भी। रूल्स और प्रोसीजर्स जो डील करते हैं यहाँ पे वो इस्टेब्लिश किए गए थे एज पर द इंडियन मिलिट्री जस्टिस सिस्टम। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। हमारे लिए जो 2-3 चीजें पढ़ने के लिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, Section 497 of IPC, Section 128 of CRPC, and along with that आर्म फोर्सेज और अडल्ट्री के जो लॉज हैं, कौन से कॉमन लॉज हैं, वेदर इट इज क्रिमिनलाइज्ड और डीक्रिमिनलाइज्ड, ये 3 चीजें आज का एक क्विक रिकैप होगा विच यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। आज के क्लास में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब कीजिए टू द अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल। थैंक यू एंड गुड डे एवरीवन।